एल्डिहाइड और कीटोन में थर्ड जो पार्ट है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस प्रकार से पाया जाता है COH, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसको ऐसे लिखा जाता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें एक तो हमारे पास कार्बोनिल समूह है और दूसरा इसमें हमारे पास एल्कोहल है। कार्बोनिल समूह है जो एल्डिहाइड कीटोन में पाया जाता है, दूसरा ऐसा लगता है इसके अंदर क्या है, एल्कोहल। लेकिन ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। यानी कि इसमें कार्बोनिल समूह और एल्कोहल समूह अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO2। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनके अंदर जो इनके उच्चतर सदस्य होते हैं उनको वसीय अम्ल कहा जाता है। जो हम आगे पढ़ेंगे, C10 के ऊपर के जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वसीय अम्ल कहा जाता है। अब इनके अगर क्लासिफिकेशन करें कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यदि हम वर्गीकरण करें तो यदि किसी कार्बन की जो श्रृंखला है इस श्रृंखला में एक कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, इसे कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि श्रृंखला में दो लगे हुए हैं इसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि किसी श्रृंखला में तीन कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए हैं इसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, 5 तो पेंटा और बहुत सारे तो इसके लिए पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते हैं। वर्गीकरण के बाद हम जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं उनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नामकरण। तो नामकरण के हमारे पास सामान्य दो प्रकार का नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा IUPAC नाम होता है। तो कॉमन नेम जो होता है उसके मिलने वाले स्थान के आधार पर, उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या उसकी उपस्थिति के आधार पर उसका कॉमन नाम लिया जाता है। IUPAC नाम जो है जिसके लिए विशेष रूल होते हैं हमारे पास, नियमों के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले इसके रूढ़ नामों की बात करते हैं। इसका नामकरण करते हैं और नामकरण करते समय सबसे पहले लेते हैं रूढ़। रूढ़ नाम लेते हैं इसके मिलने वाले स्थानों के आधार पर, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर जहां से इसे प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत जहां से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है उसके आधार पर इसका रूढ़ नाम किया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है फार्मिक अम्ल, ये जो हमारे पास फार्मिक अम्ल पाया जाता है ये होता है HCOOH। इस फार्मिक अम्ल को लाल चींटी जो होती है, सबसे पहले लाल चींटी के आसवन से प्राप्त किया, यानी कि हम देखते हैं कि चींटी यदि हमें खा जाती है तो हमें दर्द होने लगता है, वो किस कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। वो कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है।
किसके अंदर पाया जाता है? चींटियों के अंदर। लाल चींटी के आसवन से प्राप्त किया था इसे। अब लैटिन भाषा में जो चींटी होती है, ये लाल चींटी को फर्मिका बोलते हैं। लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता है? फर्मिका बोला जाता है। इसको फर्मिका बोला जाता है, इसलिए फर्मिका से प्राप्त होने वाला अम्ल क्या हो गया? फार्मिका हो गया। दूसरा हमारे पास होता है एसिटिक अम्ल। ये जो एसिटिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसे विनेगर से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिरके से। अब ये जो हमारे पास सिरका होता है, सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम बोलते हैं। सिरके को लैटिन में क्या बोलते हैं? एसिटम बोलते हैं। और एसिटम से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एसिटिक अम्ल पड़ा। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 CH2 COOH। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रोटॉन, और पियोनिक का मतलब होता है पियोन्स जो होते हैं। दूसरा शब्द है पियोन, जिसका मतलब होता है सबसे पहले प्राप्त। तो सर्वप्रथम मिलने वाला जो अम्ल है उसे क्या कहा गया? प्रोपियोनिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2COOH। इसके बाद अभी हम कौन से नाम पढ़ रहे हैं? रूढ़ नाम पढ़ रहे हैं। जो सामान्य नाम होते हैं हमारे पास, जो सामान्य बोल लिए जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। अब ये ब्यूटरिक अम्ल जो होता है, ये मक्खन से, जो विकृति गंध मक्खन होता है, कि खराब सड़ा हुआ मक्खन होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। इसे सड़े मक्खन से प्राप्त किया जाता है। और सड़े मक्खन को लैटिन में ब्यूटिरम बोला जाता है। लैटिन में मक्खन को क्या बोला जाता है? ब्यूटिरम। और इसको प्राप्त किया जाता है सड़े हुए मक्खन से, जिसका सूत्र होता है CH3 CH2 CH2COH। इसलिए इसका नाम पड़ा ब्यूटरिक अम्ल। तो ये हमारे पास रूढ़ नाम है। और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो होता है वेलरिक अम्ल। ये जो हमारे पास वेलरिक अम्ल होता है, इस वेलरिक अम्ल को वेलरियन पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। वेलरियम पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है। और वेलरियम पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वेलरिक अम्ल नाम पड़ा। और इसका सूत्र होता है CH3 CH2 CH2 CH2COH। तो इनके जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो इनके मिलने वाले स्थान होते हैं, उनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। रूढ़ नाम है, हमारे काम में IUPAC नाम होते हैं, लेकिन कई बार 1 या 2 नंबर में रूढ़ नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रूढ़ नाम क्या है। हमारे काम में आते हैं IUPAC नाम, जिनके लिए स्पेशल हमारे पास नियम होते हैं, और उन नियमों के आधार पर हम उनका IUPAC नाम करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, यदि किसी भी संख्या में COH समूह उपस्थित होता है, तो उसके अनुलग्न में कोई एक अम्ल लगा, नाम लिखते समय क्या लगाते हैं? ओइक एसिड या ओइक अम्ल लगाते हैं।
अब आयुपैक नाम जो है इनके आयुपैक नामकरण करते हैं इसका। एक तरफ हम सूत्र लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कि सामान्य नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे आयुपैक नाम, ताकि हमें पता लग जाएगा कि इसका सामान्य नाम क्या है, इसका आयुपैक नाम क्या है। अभी बताया था सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आर्मी नाम। अब इसका आयुपैक नामकरण करते हैं तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, और मेथेन के साथ ऑइक एसिड या ऑइक अम्ल लगाएंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। दूसरा हमारे पास है, यदि दो कार्बन है तो इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। और इसका आयुपैक नाम जो होता है, आयुपैक नाम हो जाएगा एथेनोइक। यदि हमारे पास 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल, जो रूढ़ नाम होता है। देखिए इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, रूट नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल और यहाँ पर आयुपैक नाम होता है प्रोपेनोइक अम्ल। दोनों में अंतर है, प्रोपियोनिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, दोनों में डिफरेंट। यदि यहाँ पर हमारे पास चार कार्बन की श्रृंखला है तो इसका नाम होता है ब्यूटरिक अम्ल। और यहां पर लिखा जाता है ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेन चार कार्बन को ब्यूटेन, ओइक अम्ल तो ब्यूटेनोइक। यदि यहाँ पर श्रृंखला इस प्रकार से आ जाती है तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटिक अम्ल। आयुपैक जो सामान्य नाम होते हैं, सामान्य नाम में हम देखते हैं कि जब हम सामान्य नामकरण करते हैं तो सामान्य नाम में यदि कोई भी श्रृंखला नीचे की तरफ होती है यानी कि चयन में होती है तो उस श्रृंखला में आइसो शब्द लगाते हैं। और यहाँ पर कार्बन श्रृंखला का नोमेनक्लेचर करते हैं, दूसरी श्रृंखला पर मेथिल समूह है तो लिखेंगे 2 मेथिल, और यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एकल बंध है प्रोपेन और ऑइक एसिड लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से हम कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करते हैं, कॉमन नेम भी और आयुपैक नाम भी। अब इससे आगे के एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ स्पेशल फीचर रखने वाले कुछ अम्ल होते हैं जो विशेष प्रकार के फलों में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये कोई श्रृंखला इस प्रकार से लगी हुई है
तो यहाँ पर इसका सामान्य नाम जो है वो तो हमें याद ही करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक नाम। क्या बोला जाता है इसे? ऑक्सैलिक नाम। अब इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। 1 और 2 पर वही कम लगा हुआ है, तो दो ही कार्बन है एथेन में, तो 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे एथेन डाई ऑइल। इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई स्पेशल श्रृंखला आ जाती है तो उसके नामकरण जो होता है इस प्रकार से किया जाता है। आईयूपीएसी नाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है हमें सामान्य नामों में। सामान्य नाम जो हमें याद ही करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से आ जाती है, तो इस श्रृंखला का नाम होता है मेलोनिक अम्ल। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। 2 पर वाई कम है, डाई ऑइल। यदि श्रृंखला में 4 कार्बन है हमारे पास, तो इसको बोला जाता है सक्सेनिक अम्ल। ये जो सक्सेनिक अम्ल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। और क्या हो जाएगा? डाई ऑइल अम्ल। इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला का नामकरण किया जाता है। तो ये होगा इनके आईयूपीएसी नामकरण और इनके कॉमन नेम। और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे ग्लूटामेटिक अम्ल पाया जाता है, एडिपिक अम्ल पाया जाता है, स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं, तो बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इन कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां। क्या पढ़ेंगे? विरेचन या बनाने की विधि। विरेचन का अर्थ होता है निर्माण। हम किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, उनकी विधियां पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो सबसे फर्स्ट विधि है वो है एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से। एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। अब ये जो हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है, ये एल्केन नाइट्राइल आपने पढ़ी हुई है, R1C≡N जो श्रृंखला है इसको एल्केन नाइट्राइल कहा जाता है। एल्केन नाइट्राइल का निर्माण हमने हैलोजन में पढ़ा था, जब हम हैलोजन पढ़ रहे थे कि यदि हमारे पास RX है, यानी कोई भी एल्किल हैलाइड है और इसकी अभिक्रिया KCl के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल का निर्माण होता है
प्लस KX बाहर निकल जाता है। तो जो हमारे पास अब एल्केन नाइट्राइल, इसकी अभिक्रिया कराने के लिए पहले हम एल्केन हैलाइड की अभिक्रिया KCl से कराने पर एल्केन नाइट्राइल बनाते हैं, और जो हमारे पास एल्केन नाइट्राइल बनता है इसकी अभिक्रिया एल्केन नाइट्राइल का कराते हैं जल अपघटन। R-C जो है ये क्या है, एल्केन नाइट्राइल है, इसकी का क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। और इसका यदि जल अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। प्लस NH3 बाहर निकल जाता है। इसका नाम लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल। जल की उपस्थिति में होता है, एल्केनोइक अम्ल बनता है और अमोनिया बाहर निकलता है। अब इसके स्थान पर हम कोई भी मेथिल नाइट्राइल या एथिल नाइट्राइल ले लेते हैं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, मेथिल नाइट्राइल। मेथिल नाइट्राइल का कराया हमने जल अपघटन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि एथेनोइक अम्ल और अमोनिया। तो एक सामान्य सी अभिक्रिया है कि यदि एल्केन नाइट्राइल की अभिक्रिया या जल से या जल अपघटन कराया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास विधि है उसमें हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। प्राथमिक एल्कोहल यानी कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। प्राथमिक एल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण, तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का भी कराते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराने पर हमें प्राप्त होगा एल्कोहल, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर CH3 CH2 OH लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर लिया हमने एथेनॉल, इस एथेनॉल का कराते हैं ऑक्सीकरण। एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर एथेनिल प्राप्त होगा। बनने वाले एथेनिल का पुनः ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल बनता है। यहाँ पर डायरेक्ट एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। यहाँ पर
डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी प्रबल ऑक्सीकारक। और प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जैसे K2CR4O7 या KMnO4। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरा लेना। ये मान लीजिए आपको दे रखा है, इसका ऑक्सीकरण कराने पर कौन सा एल्डिहाइड बनेगा और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण कराया और यहाँ पर ऑक्सीकरण। अब ए और बी के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। अब हमारे पास 111 ट्राई हेलो व्युत्पन्न के जल अपघटन के द्वारा 111 ट्राई हेलो व्युत्पन्नों का क्षारीय जल अपघटन कराने पर हम एल्केनोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कार्बन से हैलोजन जुड़े हुए हैं, 111 ट्राई हेलो व्युत्पन्न यानी कि क्लोरो हो गया। अब इसकी अभिक्रिया केवल से यानी इसका क्षारीय जल अपघटन कराया। यदि इसका क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है तो हमें यहां प्राप्त होता है अल्कोहल के क्लोरीन के स्थान पर अल्कोहल जुड़ जाएगा और यहां से 3KCl बाहर निकल जाएंगे। अब यदि किसी कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो अस्थायी होते हैं। यदि एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो क्या होते हैं, अस्थायी। इनमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और जैसे ये जल का अणु यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो तीसरी विधि है हमारे पास हेलो व्युत्पन्नों के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। एक अभिक्रिया और लिख लीजिए बनाने की, CH3, इसका नाम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरो एथेन। नाम क्या हो जाएगा, 111 ट्राइक्लोरो एथेन। KOH के साथ कराते हैं। यहां से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, एथेनोइक अम्ल बनता है। तो तीन विधियां हो गई हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की, यानी कि नाइट्राइल से बनाई, उसके बाद हमने प्राथमिक अल्कोहल से बनाई और तीसरी विधि हमारे पास 1,1 ट्राई हेलो व्युत्पन्न से। इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथे नंबर की हमारे पास विधि है
ये चौथे नंबर की विधि हमारे पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। सबको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ा है, मैग्नीशियम के एक तरफ हैलोजन लगा होता है और एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा होता है। तो यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, डेफिनेशन क्या होगी? यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यौगोत्पाद बनता है। इस यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से, CO2 का स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है। अब इनकी अभिक्रिया कराने पर यौगोत्पाद बनता है। अब ये जो हमारे पास यौगोत्पाद बना है, इस यौगोत्पाद का कराया जाता है जल अपघटन। इसके जल अपघटन कराने से यदि यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, X के साथ जुड़ जाता है और NaCH के साथ OH और X निकल जाते हैं। इस प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया जाता है प्लस इसकी अभिक्रिया CO2 से कराते हैं। तो हमारे पास यौगोत्पाद बनेगा CH3 CH2 अब इसके साथ इसका जलापघटन कराते हैं और जलापघटन कराने पर हम देखते हैं CH3 हमें एथेनॉइक अम्ल प्राप्त होता है और मैग्नीशियम के साथ OH और Cl बाहर निकलता है। तो चौथी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। निर्माण की विधियां हैं। डेरिवेटिव ऑफ एस्टर, जो हमारे पास एस्टर होता है, एस्टर के व्युत्पन्नों के द्वारा, एस्टर के कुछ व्युत्पन्न होते हैं। तो एस्टर के व्युत्पन्न में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एस्टर पढ़ेंगे, एस्टर से। दूसरा एस्टर का हमारे पास व्युत्पन्न होता है एल्केनॉइल क्लोराइड, तीसरा हमारे पास एस्टर का व्युत्पन्न होता है एल्केन एनहाइड्राइड, और चौथा हमारे पास होता है एल्केन एमाइड। तो ये चार हमारे पास एस्टर के व्युत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा, जिनका जलापघटन कराने से, इनके जल
जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। एस्टर का दूसरा व्युत्पन्न है एल्केन वाइल, तीसरा है एल्केन एनहाइड्राइड और चौथा है एल्केन एमाइड। सबसे पहले देखते हैं एस्टर। एस्टर क्या होता है? C+O और O समूह के चारों ओर यदि एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे एस्टर कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये कोई समूह है, इसके इधर भी एल्किल समूह है और इधर भी एल्किल समूह है, तो इसका नाम क्या होता है? एस्टर। तो एस्टर कहा जाता है। अब एस्टर का कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर H जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया हमें। दूसरा जो R है इसको R डैश से रख करते हैं। ये जो R डैश है इसके साथ कौन निकल जाएगा? OH, तो अल्कोहल बन जाएगा। तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल दोनों प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है जब ये अलग होगा तो ये बनाता है C+O माइनस और ये बनाता है R डैश जो है प्लस में। जो हमारा हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव में टूटता है और OH नेगेटिव में, तो ये इसके साथ निकल जाता है और ये इसके साथ निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और अल्कोहल बनते हैं। यदि यहाँ पर मेथिल मेथेनोएट होता है या एथिल एथेनोएट होता है, हमारे पास कोई भी ग्रुप है एस्टर का, यदि हम मेथिल मेथेनोएट लेते हैं और इसका कराते हैं जल अपघटन, तो यहाँ पर मेथेनॉल का अम्ल का निर्माण होगा प्लस मेथेनॉल। हमें प्राप्त क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है एस्टर के जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। यानी कि एस्टर का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब एस्टर के बाद दूसरा एस्टर का व्युत्पन्न होता है एल्केन ऑयल क्लोराइड। यहाँ पर हमने एल्केन ऑयल क्लोराइड लिखा हुआ है। एल्केन ऑयल क्लोराइड के बारे में सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये पहले की रासायनिक अभिक्रियाओं में आप पढ़ चुके हैं। इसे बोला जाता है एल्केन ऑयल क्लोराइड। एल्केन ऑयल क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो सेम कंडीशन है, CH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार एल्केन ऑयल क्लोराइड के जल अपघटन से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मेथेनॉल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पर? मेथेनॉल क्लोराइड। अब इस मेथेनॉल क्लोराइड जो है, इस मेथेनॉल क्लोराइड का कराते हैं जल अपघटन। मेथेनॉल क्लोराइड का यदि जल अपघटन कराया जाता है
मेथेनॉइल क्लोराइड की जगह पटन से मेथेनॉइक अम्ल प्राप्त, और ये एथेनॉइक अम्ल, दो कार्बन है, एथेनॉइक अम्ल प्राप्त। तो हम एस्टर के व्युत्पन्नों से हमने एस्टर से पढ़ी, एल्केनॉइल क्लोराइड से पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है एस्टर के व्युत्पन्नों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की।